वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के बाद में स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिक डिफरेंस क्या है? डायरेक्शन वाला और बिना डायरेक्शन वाला। तो वहाँ माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट का रेंज लिए थे, यहाँ पे हम लोग जीरो से इनफाइनाइट का रेंज लेंगे। क्यों भाई? स्पीड है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता, तो सबके स्पीड को हम लोग ओरिजिन से मेजर करेंगे। ओरिजिन में स्पीड जीरो ले लेंगे और जहां तक जा सकता है उसको इनफाइनाइट ले लेंगे। कहना क्या है आपका? आप चाहते हैं कि एक फिक्स स्पीड रेंज में अगर अणुओं की संख्या पता करनी है तो कैसे करेंगे? स्पीड के केस में स्पीड मतलब लिमिट चेंज हो जाएगा। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन लॉ में आप क्या कर लीजिए कि एक वॉल्यूम इमेजिन करिए और गैस है, उसमें बहुत अधिक संख्या में अणु होंगे, हर संभव दिशा में गति करते हैं, और गति करते हैं तो एक चाल रेंज में, एक चाल परास में अणुओं की संख्या पता करनी है। चूंकि चाल अदिश राशि है इसलिए इसका मेजरमेंट कहाँ शुरू करना पड़ेगा? ओरिजिन से। तो लिमिट जीरो से इनफाइनाइट तक का लेंगे। तो क्वेश्चन है v से लेकर के v प्लस डी के रेंज में कितने अणु होंगे? तो इसको निकालने के लिए क्या कहते हैं कि आप क्या करिए, दो स्फीयर बनाइए, दो गोला खींचिए, एक की त्रिज्या v लेना, दूसरे की त्रिज्या v प्लस डी लेना। मतलब दो गोले बनेंगे बोल रहे हैं ना, एक छोटा सा गोला बनेगा v का और एक बड़ा गोला बनेगा। तो इस गोले के बीच में जो अणु होंगे ना, वो उस रेंज में अणुओं की संख्या बताएगा। ये है आपका कॉन्सेप्ट इसका। देखिए, एक गोला लिया, ये गोला लिया, इस गोले की त्रिज्या कितनी? v है। दूसरा गोला बनाइए, इस गोले की त्रिज्या कितनी? v प्लस डी है। तो इस अंदर में जो अणु होंगे, इसके अंदर में ये यहां, वो उस परास में मतलब v से लेकर के v प्लस डी के परास में अणुओं की संख्या बताएगा। बोलिए, समझ में आ गया? आया? गोले के मध्य डीवी भाग में जितने अणु हैं वही इस परास में माध्य अणुओं की संख्या है। बोलिए, समझ में आ गया जी? तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से dn का मान कितना? n m बाई टू पाई के टी 3/2 e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई टू के टी डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड, ये हम जानते हैं। अब क्या कर सकते हैं? यहां डी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड नहीं लूंगा बोले हो आप लोग। क्यों? डायरेक्शन नहीं चाहिए भैया। तो ये आयतन है ना एक्चुअल में, डी वी एक्स डी वी वाई डी वी जेड क्या है? आयतन है। तो इसका आयतन कितना होगा? इसका तो सरफेस एरिया कितने का है इसका? 4πv²। और इसकी मोटाई कितने की है? dv की है। तो 4πv² dv हो जाएगा। इस dvx dy की जगह 4πv² dv आ गया। आया ना समझ में? इक्वेशन 1 समझ में आ गया ना भैया? चलिए अब आगे गए तो आपने बता दिया कि हमारे पास डीवी एक्स डीवी वाई डीवी जेड की जगह 4πv² इंटू डीवी लिया है। अब इसके बाद में आपने क्या कहा कि ये वेलोसिटी फंक्शन ले लेते हैं dn बाई डी को। dn बाई डी को इधर से dv को ट्रांसफर कर दिया, n m बाई टू पाई के टी 3/2 e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई टू के टी 4πv²। ये जो एफ वी लिखा है आपने, एफ वी लिखा है, इसको मैक्सवेल फंक्शन भी कहते हैं। एफ वी जो आपने यूज किया है ये v का फंक्शन है, इसको मैक्सवेल वितरण फलन कहा है। ठीक। अब टारगेट क्या है हमारा? वो जो dv हिस्सा है उसमें अणुओं की संख्या निकालनी है। तो उसमें अणुओं की संख्या कितनी? 4πn, ये देखिए 4π और ये n, m बाई टू पाई के टी 3/2, m बाई टू पाई के टी 3/2 e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर टू के टी वी स्क्वायर। आया? इक्वेशन 1 समझ में आ गया, इक्वेशन 2 समझ में आ गया, इक्वेशन 3 भी समझ में आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिए, क्योंकि चाल में कोई ऋणात्मक मान संभव नहीं है, इसलिए नेगेटिव वेलोसिटी वाले अणुओं की संख्या को आप लोग बोलना कि भैया ये हो ही नहीं सकता,
हो ही नहीं सकता, मतलब v की वैल्यू 0, v की वैल्यू 0 तो खत्म। चाल का ऋणात्मक मान नहीं होता क्योंकि ये दिशा पे निर्भर नहीं करता है। तो शून्य चाल वाले अणुओं की संख्या या ऋणात्मक चाल वाले अणुओं की संख्या कितनी? 0। पहला कंक्लूजन। दूसरा, अब समझना, अगर v का मान कम है, कम चाल के लिए बात करें, चाल अगर कम है, v का मान कम है, तो इसका जो वैल्यू होगा इक्विवेलेंट टू 1 होगा। e टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2kt की वैल्यू को इक्विवेलेंट टू 1 लेंगे। मतलब आपका कहना है कि ये जो वेलोसिटी फंक्शन है वो किस पर डिपेंड करता है? v पर। मतलब ये प्रभावशील नहीं रहता, ये प्रभावशील होता है। तो जैसे जैसे आप v का मान बढ़ाते जाएंगे उसके संगत अणुओं की संख्या क्या होती जाएगी? बढ़ते जाएगी। बढ़ने के बाद एक अधिकतम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। अणुओं की संख्या अधिकतम हो गई, इसके संगत जो वेग निकलेगा, देखिए मैं क्या बोल रहा हूं उसको समझिए पहले। 0 वाला तो हटा दिया या माइनस वाला हटा दिया। अब v का मान बहुत कम है, उस स्थिति में ये दो टर्म है जो वेरिएबल है, बाकी ये तो कांस्टेंट है। तो एफ वी का मान इन दोनों पर निर्भर करेगा। तो v का मान अगर कम है तो ये जो एक्सपोनेंशियल टर्म होगा इसका वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 होगा। मतलब ये है ही नहीं अब कम वैल्यू के लिए, v का कम वैल्यू के लिए केवल v है। मतलब v का मान बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे बढ़ाते जाएंगे तो संगत अणुओं की संख्या भी उसी हिसाब से बढ़ते जाएगी। बढ़ते 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 क्या हो जाएगा? ये अधिकतम मान तक जाएगा। अधिकतम मान तक जाने के बाद एक कंडीशन आया कि v के मान को अगर और बढ़ाएं आप, तो अब अणुओं की संख्या उसी हिसाब से घटनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि अब ये अधिक प्रभावी नहीं है, जो पहले 1 था ये अपनी वैल्यू बढ़ा लिया, ये अधिक प्रभावी होता है, इसलिए अणुओं की संख्या एक्सपोनेंशियली चरघाती रूप से डिक्रीज होने लगी। तो वेलोसिटी की वो वैल्यू जिसके संगत अणुओं की संख्या अधिकतम होती है, इसको आपने Vm नाम दिया, सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल कहा है आपने, मैक्स प्रोबेबल स्पीड की बात की है आपने। क्या बोला है उस पर ध्यान दीजिए। क्या बोला हूं? मेरा कहना यह है कि अगर v का मान बहुत कम रहेगा उस केस में इसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी। क्वेश्चन ये क्यों? तो भैया इसका अगर एक्सपेंशन देखें तो ये होता है, चूंकि v का मान बहुत कम है, v का मान बहुत कम है तो ये जो वैल्यू आएगा वो 1 से और कम आएगा, ये भी 1 से और कम आ जाएगा। तो इन सबको नेग्लेक्ट कर दिया तो ये 1 आ गया। मतलब इसकी वैल्यू इक्विवेलेंट टू 1 है अगर v का मान अल्प है तो, कम है तो v के मान को अगर और बढ़ाते जाए और अधिक बढ़ाते जाएंगे तो उस केस में क्या हो जाता है, चूंकि शुरू में ये ज्यादा इफेक्टिव रहता है, उसके बाद अगर v की वैल्यू को और बढ़ा दिया जाएगा तो इसके रेस्पेक्ट में ये वाला जो टर्म है, ये जो v स्क्वायर है, ये क्या हो जाएगा? कम प्रभावी हो जाता है। ठीक, v के मान को और अधिक बढ़ाने पर चरघाती पद v स्क्वायर की अपेक्षा अधिक प्रभावी हो जाता है, इसलिए अणुओं की संख्या एक्सपोनेंशियली डिक्रीज होने लगती है और इनफाइनाइट वेलोसिटी पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स 0 हो जाते हैं। लिख लीजिए, समझ में भी आ गया। ग्राफ दिखाऊं? ग्राफ दिखाऊं जहां फोकस है आपका? यह ग्राफ है आपका। यहां देखिए, जैसे जैसे आपने v की वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम हुए, उसके संगत वेलोसिटी को आपने vm कहा है। ठीक, और उसके बाद फिर और बढ़ाते गए हैं तो धीरे धीरे इनफाइनाइट पे ये 0 हो गया है। समझ में आया? ये जो शेडेड रीजन है, ये dv चौड़ाई है, ये T टेम्परेचर पर उन अणुओं की संख्या बताता है जो इस रेंज में है। एक कैलकुलेशन खत्म हुआ, लेकिन एक टेंशन आ गया। क्या टेंशन आया? Vm कितना होगा? ऑब्वियस सी बात है यार, Vm कितना होगा और Vm के रिस्पेक्ट में अणुओं की संख्या कितनी होगी। जब पता कर ही रहे हैं तो इस रेंज पर इसकी वैल्यू कितनी, Vm की वैल्यू कितनी, और दूसरा अणुओं की संख्या कितनी, निकाल के दिखाइए। ये काम करने के लिए टॉपिक चेंज करो। सर्वाधिक प्रसंभाव्य चाल निकालना चाहते हो आप, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? तो जिसके संगत अणुओं की संख्या अधिक होगी और उसके बाद v की वैल्यू और बढ़ाएंगे तो घटेगी। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी फॉर विच द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मैक्सिमम क्या हो जाएगा? मैक्सिमम प्रोबेबल स्पीड बोलेंगे, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होगा वो।
मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकालने के लिए क्या करें, v की जगह vm रखिए, ये जो v है उसकी जगह vm रखेंगे। vm रखेंगे अगर, तो आपने कहा था अणुओं की संख्या सर्वाधिक होगी, मैक्सिमा का केस लगाया, d बाई डी वी एन वी इक्वल टू 0। अब चूंकि एफ वी कितना था, 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी 3 बाई 2 ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी वी स्क्वायर, तो ये टर्म है पूरा। इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी बाई डी वी 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी 3 बाई 2 वी स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी वी इक्वल टू वी एम लेना पड़ेगा। अगर v इक्वल टू वी एम है तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये तो पूरा टर्म कांस्टेंट है, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, इन दोनों का डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये मल्टीप्लाई वाला है, पहले इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये कांस्टेंट और इसका डिफ्रेंशिएशन तो ये कांस्टेंट। कर दूं क्या आएगा, देखिए आपके पास ये जो पूरा कांस्टेंट था, ये जो पूरा नंबर था, इसको ट्रांसफर करके जीरो कर दिया, वी स्क्वायर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन तो 2v हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी कॉन्स्टेंट है, फिर वी स्क्वायर का कॉन्स्टेंट ले लिया, ई टू दी पावर माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी, और एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी का डिफ्रेंशिएशन माइनस एम बाई 2 के टी इंटू 2v आया। अब 2ve माइनस एम वी स्क्वायर बाई 2 के टी निकालिए कॉमन, ये कॉमन निकला, क्या कॉमन निकाल दिया, 2v कॉमन निकाल दिया, m कॉमन निकाला नहीं निकाला है, केटी नहीं, इसको निकाल दिया कॉमन, तो इधर बचा 1, इधर ये माइनस प्लस माइनस का माइनस, v स्क्वायर बचेगा, और ये सॉरी ये तो निकल गया, ये बचेगा ये m बाई 2 के टी। अब इस नंबर को भगा दीजिए, जीरो हो गया, बचा क्या, 1 माइनस वी स्क्वायर बाई 1 माइनस वी स्क्वायर एम बाई 2 के टी। अब v की जगह vm रख दें अगर, तो 1 माइनस वी एम का स्क्वायर m बाई 2 के टी, ट्रांसफर करिए तो वी एम स्क्वायर बाई वी एम स्क्वायर एम बाई 2 के टी इक्वल टू 1, इसको ट्रांसफर कर देंगे तो 2 के टी बाई एम, तो वी एम की वैल्यू रूट अंडर में, वी एम की वैल्यू रूट अंडर में 2 के टी बाई एम आ जाएगा, पहले क्वेश्चन का आंसर। दूसरा, अणुओं की संख्या बताइए, अणुओं की संख्या बताइए, कैसे बताएं, अणुओं की संख्या बतानी है, तो ये एफ वी लिखा है, इसको एन वी ले लिया मैंने, ये रिलेशन है 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी 3 बाई 2 रूट अंडर 2 के टी बाई एम का स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस एम 2 के टी, वी एम की जगह रख रहा हूँ ना, वी एम वाले, तो वी की जगह वी एम रख दिया और वी एम की वैल्यू तो रूट अंडर 2 के टी बाई एम का होल स्क्वायर। सॉल्व करिए भैया मैथमेटिक्स। अब 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी 3 बाई 2 के टी बाई एम का रूट में स्क्वायर कर देंगे तो 2 के टी बाई एम बचा, ई टू दी पावर माइनस एम बाई 2 के टी बाई एम, तो 2 के टी एम और एम कैंसिल, ई टू दी पावर माइनस 1 के टर्म पे ये आ गया। अब यहाँ देखिए 4 पाई एन एम बाई 2 पाई के टी 1 बाई 2, ये 3 बाई 2 के दो हिस्से मतलब 1 प्लस 1 बाई 2, तो 1 बाई 2 वाला इधर और 1 पावर में ये, तो एम एम 2 2 के टी और पाई का ये वाला पाई इस वाले पाई के साथ हिसाब किताब कर देगा, क्या आएगा, क्या आया, 4n m बाई 2 पाई के टी टू द पावर हाफ ई टू द पावर माइनस 1। ये है अणुओं की संख्या जिनका वेलोसिटी vm है, सॉरी जिनका स्पीड vm है। और कुछ पूछना है? अब जब ये निकाल ही ली हैं तो एवरेज स्पीड बता दीजिए, अगर ये निकाल लिए हैं एवरेज स्पीड बताइए। अब एवरेज स्पीड कैसे बताएं भैया, एवरेज स्पीड बताने के लिए आपको, हाँ पहले मैं ये बता देता हूँ कि यहाँ जो NV है वो m पे डिपेंड करता है, मास पे, और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है T के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब अगर हम लोग बात करें किसी गैस की, कैसे गैस की, एक ऐसा गैस लीजिए जिसमें इस रिलेशन को स्पष्ट किया जा सके, जैसे अगर हम ताप बढ़ाते जाएंगे, टेम्परेचर की वैल्यू को अगर बढ़ाते जाएंगे तो Vm की वैल्यू बढ़ जाती है, लेकिन
ताप को बढ़ाने से इसकी वैल्यू घट जाती है। नहीं समझ में आया? अरे यार, टेम्परेचर को अगर बढ़ाते जाओगे तो ये वैल्यू बढ़ेगा लेकिन ये वैल्यू घट जाएगा। कैसे? कैसे? कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ऐसा। देखो, ताप बढ़ाते गए, ताप पहले टी था तो अणुओं की संख्या इतनी थी, बोलो हाँ। ताप अगर बढ़ गया तो अणुओं की संख्या घट गई, लेकिन पहले वीएम कहाँ था? यहाँ कहीं आएगा, और यहाँ का वीएम कहाँ आएगा? यहाँ। तो पहले वीएम यहाँ था, अभी का वीएम यहाँ है। नहीं समझ में आया? ताप बढ़ाने से अणुओं की संख्या घटेगी, लेकिन संगत जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, ये समझ में आया क्या बात कर रहे थे हम लोग? इसको लिख लेना, ये जो बोले हैं उसको लिख लेना। क्या करें अब? एक काम करते हैं, मीन स्पीड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम लोग इसी पर डिस्कशन शुरू कर चुके थे। मीन स्पीड निकालने का मतलब सीधा सा बात है, हर एक अणु का वेलोसिटी स्पीड कितना है और उसमें टोटल को डिवाइड कर दो। मतलब v1 v2 v3 में nv को डिवाइड कर दीजिए। ठीक, मतलब dnv/dv निकालिए। कैसे निकालें यार? आपके पास इक्वेशन क्या था, याद है? आपके पास इक्वेशन याद है? क्या निकाले थे? ये निकाले थे, dn इक्वल टू n m/2 पाई के टी 3/2 e टू दी पावर माइनस mv²/2 के टी 4 पाई v² dv। बोलिए हाँ। हाँ ना? हाँ हाँ। अब अगर यहाँ पे dn/n निकाल देंगे तो ये पूरा बच जाएगा। dn/n निकाल दिए तो 4 पाई m/2 पाई के टी 3/2 v² e टू दी पावर माइनस mv² 2 के टी dv। अब n अणु है और जिनका चाल परास कहाँ है? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है। n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए रेंज कितने का है? 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक का है। 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक है मतलब क्या? v वेलोसिटी ले लेते हैं एक अणु के लिए जो था, उसको v को मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक, 0 से लेकर के इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर देंगे तो एवरेज निकल सकता है। एक मिनट में इसको डिलीट कर दूं, इसको अगर हटा दें तो उसके बाद में आप चाहते हैं इस फॉर्मूले को यूज करना, तो उसके लिए क्या करिए आप, यहाँ n अणु है, रेंज इसका 0 से इनफाइनाइट पहले ही बोल चुके हैं आप, तो v एवरेज कितना होगा? 0 से इनफाइनाइट v dnv/n, dnv/n। अब dnv/n की वैल्यू रख दीजिए, तो 4 पाई m/2 पाई के टी 3/2 v² e टू दी पावर माइनस mv² 2 के टी dv। इसको रीअरेंज करिए, मतलब 4 पाई कांस्टेंट बाहर निकालिए, m/2 पाई के टी 3/2 बाहर निकालिए, ये वाला v इस v² से मिलके v³ बन जाएगा। यहाँ भी स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन को यूज करिए। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले को ना कहीं नोट करके रख लेना, तो वो याद रहता है, नहीं तो कंफ्यूज करेगा। 0 से इनफाइनाइट x³ e टू दी पावर माइनस अल्फा x² dx अगर है x³ के टर्म पे, तो इसका इंटीग्रेशन ये होता है 1/2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा की जगह कितना? अल्फा की जगह m/2 के टी है, अल्फा की जगह m/2 के टी है, तो 4 पाई कांस्टेंट वाला टर्म और इसका इंटीग्रेशन 1/2 m 2 के टी का स्क्वायर। इजी करिए इसको, 4 पाई m/2 के टी 3/2, यहाँ m² हो जाएगा और ये 4k² t² ऊपर चला जाएगा, 4k² t² ऊपर चला जाएगा। ऊपर चला गया तो यहाँ देखिए ये वाला टर्म आ गया, ये ऊपर चला गया। कहीं कोई डाउट नहीं है? अब अगर डाउट नहीं है तो एक काम करें क्या, एक काम ये करते हैं कि ये 4 पाई m/2 के टी 3/2, इसके दो हिस्से जैसे अभी किए थे, 1 + 1/2, तो 1/2 वाला टर्म और 1 वाला टर्म 4k² t² 2m²। जो जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं सब टर्म को कैंसिल कर दो, तो एक के टी, तो इसमें का एक ठो के और एक ठो टी कैंसिल, ये वाला 2 और ये वाला 2 दोनों मिले इस 4 को उड़ा दिए, ये वाला m इस वाले m को उड़ा दिया, क्या बचेगा जी? और ये वाला जो पाई है इस वाले पाई को ख़त्म कर दिया, क्या बचा? यहाँ से एक ठो k बचा, t बचा, m बचा, 4 बचा, m/2 पाई के टी बचा। अब
इस टर्म को अगर अंदर ले जाएं तो रूट के अंदर कोई टर्म जाता है तो उसका स्क्वायर हो जाता है, मतलब 4 को अंदर लेके गए तो 16 हो गया। m पहले से था, k को अंदर ले गए k स्क्वायर, t अंदर चला गया t स्क्वायर, 2 पाई के टी पहले से था m स्क्वायर, एक ठो m को के टी एक ठो k और t को बंटवारा कर लिया, 2 को 8 बार में उड़ा दिया, ये क्या बचा 8 के टी बाई पाई एम बचा, 8 के टी बाई पाई एम बचा। ये है आपका मीन स्पीड। क्या क्या करके निकाला जी, 0 से इनफाइनाइट तक इंटीग्रेट कर दिया है v इंटू डी वी डी एन बाई एन को। आया आगे ना समझ में? ये वाला टर्म पूरा यूज किए थे और उसके बाद मैंने कहा ये लिख दीजिए एवरेज को। और क्या बच गया, और बच गया है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल मान। कैसे निकालते हैं, जो एवरेज निकाले हैं उसका स्क्वायर करके रूट कर दो, जो एवरेज निकाले हैं उसका स्क्वायर करके रूट कर दो। 0 से इनफाइनाइट वी स्क्वायर डी एन बाई एन किए थे, उसका रूट ले लिए, रूट को ट्रांसफर कर दीजिए, रूट को अगर ट्रांसफर कर देंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ये डी एन बाई एन की वैल्यू रख दीजिए, 4 पाई एम बाई 2 पाई के टी 3/2 वी स्क्वायर ई टू द पावर माइनस एम वी स्क्वायर 2 के टी डी वी, यहाँ वी स्क्वायर, तो ये वाला वी स्क्वायर और ये वाला वी स्क्वायर वी टू द पावर 4, और ये पूरा का पूरा कांस्टेंट बाहर। अब बाकी आपको पता है, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाएंगे, वैल्यू रखेंगे, सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। कैसे? स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन के फॉर्मूले को नोट करके रखने बोला था भाई ना मैं, मेरे पास तो लिखा हुआ है 0 टू इनफाइनाइट एक्स टू द पावर 4 ई टू द पावर माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर डी एक्स है, तो 3/8 अल्फा स्क्वायर रूट अंडर पाई बाई अल्फा आता है। अल्फा की जगह मिला के देखिए m/2 के टी है, तो पूरा का पूरा कांस्टेंट 3/8 m/2 के टी का स्क्वायर रूट अंडर पाई बाई एम बाई 2 के टी, अल्फा की वैल्यू m/2 के टी होगी। सिंपल करिए, 4 पाई m/2 पाई के टी 3/2 है, 3/2 तो इसको दो हिस्से में बांट दिया, m/2 पाई के टी का पावर हाफ और m/2 के टी, और यहाँ देखिए ये 3/8 तो m स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा तो 4k स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये वाला भी ऊपर चला जाएगा 2k t, तो 2 पाई के टी बाई एम। क्या क्या कैंसिल हो सकता है, एक एक करके सबको कैंसिल करवा दीजिए, करवा दीजिए, 3k t बाई एम बचेगा, करवाइए कैंसिल। तो देखिए एक एक करके कैंसिल करवाना शुरू करता है, m/2 पाई के टी का पावर हाफ m/2 पाई के टी का पावर हाफ से कैंसिल हो गया, रूट का मतलब पावर हाफ होता है, एक कार्यक्रम खत्म। दूसरा, पाई और पाई गायब, एक m इस m को और के टी एक एक ठो बांट लिए, ये लीजिए। अब यहां देखिए 8 है और ये 2 है और यहाँ 4 है, तो ये वाला 4 इस 8 को आधा कर दिया और ये दोनों 2 मिलके इस 4 को खा गए, क्या बचा 3k t बाई एम। तो वी आर एम एस की वैल्यू 3k t बाई एम। एक मोस्ट प्रोबेबल स्पीड निकाला, फॉर्मूला देखिए बेटा रीओपन करके, फिर एवरेज का निकाला, फिर रूट मीन स्क्वायर का निकाला, एक एक करके पूरा कैलकुलेशन आपने कर लिया है। अब क्या करिए, अब एक काम ये करिए आप लोग, एक काम ये कर लीजिए कि इन तीनों का कंपैरिजन अगर करें तो आप ये पाते हैं कि VRMS जो होता है वो सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद एवरेज आएगा और उसके बाद VM आता है। इनकी अगर वैल्यू के टर्म पे आप बात करें तो VM/√2 इक्वल होता है V एवरेज बाई रूट 8 बाई पाई इक्वल टू VRMS/√3 इक्वल टू KT बाई एम आएगा। सॉल्व करके तीनों को कंपेयर कर सकते हैं। RMS की जो वैल्यू है वो सर्वाधिक है, VM की जो वैल्यू है वो सबसे कम है। ये है आपका स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन।
समझ में आ गया?